हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो बंगाल पर, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर जब अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका था 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत, उसके बाद फिर जब यहाँ पर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके तरफ कौन कौन सी नीतियां लाई गई थी, वो उसके बारे में जाना। जिसमें से हमें जाना था कि जो अस्थायी बंदोबस्त की नीति लाई थी, जमींदारी व्यवस्था लाया गया था, फिर और रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, किसके किसके द्वारा लाया गया था, और हर व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये हमने समझा। तो आज उसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर ब्रिटिशों का प्रभाव यहाँ पर जमना चालू हुआ, यहाँ पर जब भारतीय कृषि में जब अंग्रेजों का जो अधिकार यहाँ चालू हुआ, उनका जो रूल चालू हुआ, तो उसके बाद क्या किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जो भी था, जो पहले से जो यहाँ पर उद्योग थे, जो कृषि क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे घटना चालू हो गए। और क्या हुआ, और जब औपनिवेशिक शासन यहाँ पर आया, तो औपनिवेशिक रूल में क्या था कि जो भारतीयों के प्रति शुरू से ही जो अंग्रेजों का जो एक रवैया रहा था, वो एक क्या था, नकारात्मक रूप से रवैया रहा था। जिसके चक्कर में फिर यहाँ जो औपनिवेशिक शासन आया, तो औपनिवेशिक रूल के तहत क्या किया, यहाँ से बहुत सारी संपत्तियों का, धन संपत्ति का दोहन किया गया, यहाँ के भारतीय लोगों का दोहन किया गया। और क्या किया गया, मतलब भारतीयों के किसी भी प्रकार से यहाँ पर सहायता नहीं की गई थी। ठीक है। और जब देखिए, पहले क्या था, जब भारत यहाँ पर था, तो उससे पहले क्या था, बहुत सारे यहाँ पर कल कारखाने थे। तो जो भारतीय कल कारखाने थे वो क्या थे, तो वहाँ पे भारतीय मजदूर रहते थे। वो हाथों, मतलब कि हाथों के द्वारा अधिकतर काम किया जाता था। और क्या था यहाँ पर, मतलब जो भी था कृषि से रिलेटेड कार्य होता था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए, जब अंग्रेज यहाँ आए, तो क्या किया गया, वो अपने साथ क्या लाए, एडवांस मशीनरी लाए। जब एडवांस मशीनरी लाए, जब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किए हुए अपने रूप से, यानी कि जो भी यहाँ पर अब क्या किया गया था, अब आधुनिकीकरण के रूप में जब यहाँ के उद्योगों का ये किया गया था, फिर से निर्माण किया गया था। तो जब जब नया नया उद्योग लाया, जब नया मशीन कारखाने आए, जब नया नया टेक्नोलॉजी आई, जब ब्रिटिश लोग अपने साथ लेकर आए थे, तो उससे क्या हुआ, जो भारतीय कृषक थे, जो भारतीय यहाँ पे जो कामगार थे, उसका जो था रोजगार वो छीनने लगा। जब रोजगार छीनने लगा धीरे धीरे, तो उससे फिर क्या हुआ, तो जब रोजगार छीनने लगा, तो भारतीय जो उद्योग था यहाँ पर, अंग्रेजों के आने से पहले जो भारतीय उद्योग जो यहाँ पर फल फूल रहा था, जैसे कपास उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, फिर क्या गया, गन्ना उद्योग, ये सब जो भी, मतलब जितना भी उद्योग था, नील उद्योग हो गया, जो स्थानीय तौर पर जो करके अपना जीवन यापन करते थे, वो धीरे धीरे उसका क्या हुआ, वो डाउनफॉल होना चालू हो गया था। क्योंकि जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था उद्योग, उसमें उसमें बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया गया था। तो जहाँ पर मशीनों का उपयोग, हम जानते हैं कि अगर मशीन का हम उपयोग करते हैं, तो वो मशीन क्या करता है, लोगों को जो कार्यबल करने की क्षमता है, उससे मशीन का जो क्षमता है वो लाख गुना अधिक होता है। तो जब वैसा होगा, तो हम जब अंग्रेजों का तो शुरू से ही मकसद था फायदा, चाहे जैसे भी हो हड़प लो, जितना भी हो, जहाँ से भी मिले हड़प लो। तो जब उन्होंने देखा कि हम अगर किसी व्यक्ति को काम पर लगाते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है, उसका जो इफेक्टिवनेस होता है, वो क्या होता है, वो कम होता है। लेकिन अगर वही मशीन को लगाते हैं, तो वो मशीन क्या करता है, 100 आदमी के बराबर काम जो 100 आदमी मिलकर 10 दिन में करते हैं, वो मशीन 100 आदमी के बराबर काम एक ही दिन में कर दे रहा है। तो इससे जो हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो इसका इफेक्टिवनेस मशीन का है, जो इसका आउटपुट हमको मिल रहा है, वो बहुत अधिक मिल रहा है। तो ऐसा ही देखते हुए क्या क्या, जब यहाँ पर औद्योगिक विनाश हुआ, यानी कि भारतीय जो औद्योगिक उद्योगों का था वो तो खात्मा हो गया। और क्या हुआ, रोजगार में जो भारतीय रोजगार जो था वो तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले जीवन निर्वाह की खेती की जाती थी, और इससे लोग क्या थे, आपसी जो भेदभाव था वो खत्म हो चुका था। लेकिन जब यहाँ पे आए, तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो जो जमींदार थे वो और ज्यादा अमीर होते गए। जिसके पास जमीन क्या किए, वो गरीब लोगों से हड़प हड़प कर अंग्रेजों को के लिए काम करना चालू कर दिए थे। तो जमींदार और गरीब के बीच में जो खाई था वो धीरे धीरे बढ़ता चालू हो गया था, रोजगार खत्म हो गया था, और फिर अंधविश्वास फिर आने लगी थी। और चूंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि अगर हमको भारतीय संस्कृति पर राज करना है, अगर ब्रिटिश रूल यहाँ पर स्थापित करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भारतीयों का जो पारंपरिक जो हथियार है, यानी कि जो क्या उसको बोल सकते हैं, जो परंपरागत नियम कानून है, जो संस्कृति है, उस पर हमको अटैक करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अटैक करना चालू किया, यानी कि यहाँ पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना चालू किया, लोगों को आपस में भड़काने का काम करना चालू कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाने का काम चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर जो खेतों का, यानी कि खेती का जो बंटवारा था वो कर दिया था, कि ये खेती उसके लिए, ये खेती उसके लिए है। उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षा में भी ये किया गया था। यानी कि ये सबसे पहले जब किया गया था, प्रभाव क्या हुआ था, तो देखिए, जब सबसे पहले रोजगार पर प्रभाव हुआ, कृषि उसका खत्म हुआ, भारत का कृषि खत्म हुआ, रोजगार खत्म हुआ, उद्योग, नए नए उद्योग आए, जिससे देखिए नए नए उद्योग आए, यहाँ पे फायदा तो हुआ, यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो बढ़ी। लेकिन यहाँ जो भारतीय परंपरा के अनुसार, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार जो अनुकूल था, उसका तो हट गया।
वो हुआ। शिक्षा अब सबसे पहले फिर क्या किया, जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी जो लाए थे यहाँ पर, तो वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर लाया गया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो जो गुरुकुल यहाँ जो भारत में जो गुरुकुल प्रणाली थी, या तो जो जो मतलब एक एक जगह पर रखकर जो प्रणाली यहाँ पर क्या आता था, जो कि तथागत प्रणाली थी यहाँ पर, जो सनातनी प्रणाली थी, उसको क्या किया गया, उन लोगों ने अटैक किया, उसको खत्म करने का प्रयास किया और उसके जगह पर अपना जो अंग्रेजी प्रणाली है उसको यहाँ पर लादने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज हम समझते हैं, तो जब ऐसा ऐसा बहुत सारे जब कारण हुए, मतलब कि हर तरह से जब जब यहाँ के भारतीयों के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मतलब हर स्तर पर जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर अटैक करना चालू किया, जब इसको प्रभाव करना चालू किया, तो लोगों के मन में फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, ब्रिटिशों के प्रति जो था वो द्वेष उत्पन्न होने लगा। अब जो द्वेष उत्पन्न होगा, तो जब जब किसी दो संस्था के बीच या किसी दो शक्ति के बीच या किसी दो व्यक्ति के बीच अगर द्वेष उत्पन्न होता है, तो वहाँ तो हंसी खुशी से जाके तो सलाह तो होता नहीं है कि हाँ जाके चलो मिल लो, ये क्षेत्र ये कर लो, वैसा तो होता नहीं है। तो उसके बीच में क्या किया गया, तो धीरे धीरे जब भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष उत्पन्न होना चालू हुआ, तो वो द्वेष क्या था, वो धीरे धीरे एक लंबे समय तक अपने मन में क्या हुआ, एक अंगार बना करके धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक विद्रोह का रूप ले लिया। तो हम आज का हमारा टॉपिक है 18वीं सदी में जो ब्रिटिशों के अत्याचार से यहाँ पर प्रभाव होकर कौन कौन से विद्रोह किस किस क्षेत्र में लागू आए थे, और और फिर लास्ट में हम समझेंगे कि इन विद्रोहों के बाद यहाँ पर क्या स्थिति हुई थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। तो जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था, तो वो सबसे पहला विद्रोह कौन था, सन्यासी विद्रोह। जब ब्रिटिशों के प्रभाव से जब परेशान होकर सबसे पहला जो विद्रोह किया गया था, वो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह था, यानी कि इसके नाम में ही है। देखिए इसमें क्या किया गया था सन्यासी विद्रोह में, इसमें लोगों द्वारा जो कि जैसे यहाँ के जो लोग थे जो कि धार्मिक कार्य करते थे, तो जब ब्रिटिशों ने क्या किया, जब धार्मिक भावनाओं पर अटैक करना चालू किया, ठेस पहुंचाना चालू किया, तो सबसे पहले यहाँ के लोग जो थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने अपने एक संस्था बनाई और विद्रोह करना चालू कर दिया। तो उसमें से एक प्रथम विद्रोह था जो कि सन्यासी विद्रोह था, वो 1763 से 1800 के बीच में चला था। और कहाँ चला था, तो वो बिहार बंगाल के क्षेत्र में चला था। कहाँ चला था, बिहार बंगाल के क्षेत्र में। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो इलाका था, वो सबसे पहले अटैक, यानी कि जो सबसे पहले जो आए थे, जो अपना जो अधिकार जमाना चालू किए थे, अपना जो व्यापार का जो स्तर बनाना चालू किए थे, वो कहाँ से किए थे, तो वो किए थे बिहार बंगाल से ही किए थे। तो यानी कि जब सबसे पहला अटैक वहाँ पर हुआ, जब सबसे पहला प्रभाव वहाँ पर हुआ, जब सबसे पहले भारतीय परंपराओं को ठेस पहुँचने का काम वहीं से हुआ, तो सबसे पहला विद्रोह भी कहाँ से चालू हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह जो चालू हुआ था बिहार बंगाल से हुआ कितना में, 1763 से 1800 के बीच में। ठीक है, ये सब विद्रोह जो पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है, जो वनडे एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप ये दे देगा, 4 विद्रोह दे देगा, उसको बोलेगा कि सबसे पहले कालक्रम के अनुसार से सजाइए, इसका नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे और उसमें भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड विद्रोह जो हुआ था, पहला विद्रोह तो हम लोग समझ चुके हैं, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ है, बिहार और बंगाल में हुआ था। सेकेंड विद्रोह जो हुआ था वो था रंगहूर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, रंगहूर का विद्रोह। ये कब हुआ था, ये 1783 ईस्वी में हुआ था, यानी 1783 में हुआ था। कहाँ पर, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। रंगहूर का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, रंगहूर का विद्रोह हुआ था 1783 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उसके आगे एक और विद्रोह हुआ, तो उसके आगे जब यहाँ पर जो हुआ था चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था, तो चुआड़ विद्रोह जो था वो बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था। और बोला था जो जैसे झारखंड जो था, झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब जो था क्षेत्र था, पहले क्या था, वो सम्मिलित रूप से था। तो वहाँ पर जो ये 1798 में हुआ था चुआड़ विद्रोह। तो यहाँ जो कौन सा इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, जो थे दुर्जन सिंह थे। कौन, दुर्जन सिंह जो थे वो चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता थे। कहाँ, बिहार, झारखंड में, यानी कि छोटा नागपुर में, जो कि बंगाल बांकुड़ा का क्षेत्र था, 1798 में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए भारतीय परंपरा में बहुत सारे धर्म के लोग रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र भी हैं। जैसा कि हमने संविधान में देखा था, कि भाग में देखा था, जिसमें से अलग अलग SC ST क्षेत्र के लिए और प्रशासन से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों का भाग बनाया गया था कि उन क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन होगा। तो उसी प्रकार से जब चुआड़ विद्रोह हुआ, तो ये क्या था, एक जनजातीय विद्रोह था चुआड़ विद्रोह, जो 1798 में जब हुआ था। यानी कि हम जानते हैं कि जनजातीय जो लोग थे वह क्या थे, प्रकृति से बहुत ही लगाव रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक परंपरा वो लोग बहुत मानते हैं। लेकिन जब आकर अंग्रेज यहाँ पर उनका जो था वो आघात करना चालू किए उनके परंपरागत पर, प्रकृति का दोहन करना चालू किए, तो इससे भी वहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो उसी विद्रोह में था सबसे पहले कौन था, चुआड़ विद्रोह 1798 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था। झारखंड जो कि छोटा नागपुर उसमें था, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला विद्रोह जो था वो था पॉलीगर का विद्रोह। पॉलीगर का विद्रोह 1799 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये तमिलनाडु में हुआ था। पॉलीगर का विद्रोह 1799 में हुआ था,
तमिलनाडु में हुआ था। अगला जो विद्रोह था वो चेरो विद्रोह था, 1800 से 1807 के बीच में हुआ था चेरो विद्रोह। और ये जो चेरो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। झारखंड में, जो कि छोटानागपुर उसमें था, झारखंड में हुआ था। और झारखंड में कौन भूखन सिंह द्वारा, एक भूखन सिंह नामक, या भूषण सिंह या भूखन सिंह, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं कहीं भूषण सिंह लिखा मिलेगा, कहीं कहीं भूखन सिंह मिलेगा। तो भूखन सिंह या भूषण सिंह द्वारा चेरो विद्रोह हुआ था, 1800 से 1807 के बीच में हुआ था, झारखंड में हुआ था। ठीक है। अगला जो विद्रोह है वो है नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। और नील विद्रोह का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था, हम जानते हैं, समझ चुके हैं पहले ही, कि देखिए नील की खेती जो की जाती थी, तो जब भारतीय लोग, जो भारतीय नील जो था वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था, ठीक है, यानी कि हाई क्वालिटी का था। और जो विदेशों में इस भारतीय नील का जो मांग था वो बहुत अधिक था। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, भारतीय नील का यहाँ पे क्वालिटी उन लोगों ने देखा, तो क्या किया, फिर यहाँ पर किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाना स्टार्ट करवा दिए। अपना यहाँ जबरदस्ती थोप थोप करके, कि मतलब डरा धमका करके जो भी हो, यहाँ पर नील की खेती कराना चालू कर दिए। अब नील की खेती करने से क्या दिक्कत थी, नील की खेती करने से किसानों को लाभ तो पहले होता था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उससे लाभ सीधा अंग्रेजों को होने लगा। और किसानों के क्या हुआ, क्योंकि किसानों का मान लीजिए एक जैसे हम मान लेते हैं कि 100 एकड़ जमीन है किसी किसान के पास, जमींदार के पास, तो उसमें से अंग्रेज लोग ये तय कर दिया था, स्थानीय जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था ला करके, कि आपको एक इतना एरिया पर, जैसे 100 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ में से उसका 1/4 एरिया पर आपको सिर्फ नील की ही खेती करनी पड़ेगी। और उस नील का जो खेती होता था, उसका जो डायरेक्ट जो भी उसका मुनाफा होता था, वो किसान आपस में नहीं रखते थे, उसको सीधे किसको देना पड़ता था, तो वो ब्रिटिश को देना पड़ता था। तो और ये तो था ही सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण ये था कि जहाँ पर एक बार अगर नील की खेती कर दी गई, तो नील का जो जड़ था वो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक धंसता था। जब धंसता था तो जितना भी उसका जो पोषक तत्व था, जो नील का, ये जमीन का जो भी न्यूट्रिएंट्स था, जिससे कि एक खेती करने के लिए जो आवश्यक तत्व था, वो सबको खींच लेता था। तो जब खींच लेता था तो वो जमीन बंजर बन जाती थी। तो यही सब कारण को देखते हुए 1859 से 60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 से 60 में। ठीक है। फिर अगला हुआ था पनवा विद्रोह। पनवा विद्रोह भी कहाँ पर, बंगाल में ही हुआ था, 1872 से 76 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था पनवा विद्रोह, 1872 से 76 के बीच में। फिर अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो था वो 1878 में हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रामोसी विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था 1878 में, उसके नेतृत्वकर्ता थे चीतू सिंह। क्या नाम था, चीतू सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जो कि महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अगला विद्रोह जो हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो सिद्धू का ये झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करता थे कौन थे, बुद्धू भगत नारायण राव थे। और ये झारखंड का छोटा नागपुर उसमें बोला जाता था, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का होता था। तो ये थे कौन थे, बुद्धू भगत और नारायण राव थे। ठीक है। तो कोल विद्रोह समझे, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था, झारखंड में हुआ था, नारायण राव और बुद्धू भगत के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला विद्रोह जो था वो संथाल विद्रोह था। ये भी झारखंड में हुआ था, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू थे। ठीक है। कौन, सिद्धू कान्हू। कहाँ हुआ था, झारखंड में, 1855 से 56 के बीच में। अगला विद्रोह जो था वो मुंडा विद्रोह हुआ था, 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और ये इसका नेतृत्व करता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा जो थे, वो जो झारखंड का ऐतिहासिक परंपरा है, झारखंड का इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का जो स्थापना दिवस रखा गया है, वो रखा गया। ठीक है। तो यानी कि 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। फिर अगला जो विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था, 1913 में हुआ था। ये असम में हुआ था। कहाँ पर, भील विद्रोह 1913 में असम में किया गया था, 1913 में। ठीक है। अगला विद्रोह जो था अहोम विद्रोह था, वो भी असम में किया गया था, 1828 में किया गया था। कब, 1828 में। अहोम विद्रोह ये 1928 में किया गया था। अहोम विद्रोह 1928 में किया गया था, असम में गोमथर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था अहोम विद्रोह। ठीक है। अगला विद्रोह उरांव विद्रोह 1914 से 18 के बीच में किया गया था। ये जो था वो जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था, झारखंड में किया गया था। अगला विद्रोह मोपला विद्रोह जो बोला जाता है, वो कहाँ, 1820 से 21 में किया गया था, मोपला विद्रोह। और फिर 1820 से 21 में एक और विद्रोह हुआ था, यहाँ पर जो था ये था कौन, झारखंड में हुआ था, असहयोग आंदोलन जो चला था उसी टाइम यहाँ पर झारखंड में भी चला था। यानी कि 1820 से 21 का जो काल है वो असहयोग, 1920 से नहीं, सॉरी 1920 से 21 का जो काल है वह असहयोग आंदोलन का काल था। लेकिन उससे 100 साल पहले 1820 से 21 में यहाँ पर जो मोपला विद्रोह हुआ था, वो कहाँ हुआ था, केरल के अली मुदलियार में हुआ था। केरल में हुआ था। और उसका नेतृत्व करता कौन थे, तो अली मुदलियार थे। और ये कहाँ हुआ था, केरल में, 1820 से 21 में हुआ था। ठीक है।
अब पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे करम शाह। और पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था 1825 में इसका इसका ये विद्रोह का किया गया था। कब किया गया था? 1825 में पागलपंथी विद्रोह, कहाँ पर? कर्नाटक के करम शाह के द्वारा, ठीक है। अगला जो विद्रोह था वो तेभागा आंदोलन था, जो कि 1946 में किया गया था। बंगाल में कंपा सिंह यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल में किया गया था। और फिर 18 था जो हम आज जो विद्रोह पढ़ेंगे वो है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना विद्रोह जो था वो भी 1946 में ही किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है। तो जो मुख्य 18वीं सदी में जो अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेजों के अत्याचार से जो ये तहस नहस होकर यहाँ के जो लोगों ने विद्रोह किया था, वो मुख्य जितने भी विद्रोह थे, हमने लगभग 18 विद्रोह बताने का प्रयास किया है। तो आप इन विद्रोहों को आप एक बार याद कर लेंगे कि कौन सा विद्रोह कार्यक्रम क्या है और कहाँ चालू हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो अब इन विद्रोहों का परिणाम क्या हुआ? जब इन विद्रोहों का परिणाम ये हुआ था कि देखिए 1800 जब 18वीं सदी में सबसे पहले क्या हुआ था कि जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, तो उसी समय से लॉर्ड कॉर्नवालिस का सहायक संधि आया था, ठीक है। वेलेस्ली का जो आया था, फिर लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त नीति आया था, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति आया था और लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि आया था। मतलब इन तीनों नीतियों के द्वारा ब्रिटिश लोग यहाँ पर दोहन करना चालू कर दिए थे, यहाँ पर धीरे-धीरे आधुनिक परंपरागत हथियार को चालू कर दिए थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ था, फिर ये जो जितना भी विद्रोह पड़े हैं, ये मुख्य विद्रोह हैं। विद्रोह तो बहुत हुए थे, लेकिन जो जितना भी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सब हमने बताने का प्रयास किया। तो इसके बाद जब ये इतना सारा विद्रोह हुआ, तो जब विद्रोह हुआ तो अब क्या होता है, जब विद्रोह चालू हुआ यहाँ पर, जब धीरे-धीरे विद्रोह हुआ, तो फिर देखा गया कि जो ब्रिटिशों का जो रवैया था, जब लोग समझना चालू कर दिए, जब यहाँ झारखंड के लोग समझना चालू कर दिए, तो जो ब्रिटिशों का जो रवैया था वो धीरे-धीरे क्या हुआ, अब भारतीयों के प्रति थोड़ा-थोड़ा सा नरम होना चालू हुआ, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर अब हम इनका दोहन करना चालू करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, ये विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है। तो जब विद्रोह होना चालू हुआ, तो फिर यहाँ पर जो धीरे-धीरे क्या हुआ, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था था, वो ट्रैक पर आना चालू हुआ, रोज़गार फिर मिलना चालू हुआ धीरे-धीरे। और फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर शिक्षा का विकास हुआ। तो सबसे पहला ये महत्वपूर्ण काम ये हुआ था कि पहले जो था भारतीय जो शिक्षा थी वो परंपरागत तौर से चलती थी, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पर, तो उन लोगों ने अपना एक वेस्टर्न एजुकेशन जब यहाँ पे डाले, तो उसमें क्या था कि वेस्टर्न एजुकेशन में हम बहुत सारी चीज़ों को देख करके चलते थे। साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसमें समाहित किया गया था। तो उसका जब यहाँ पर प्रभाव चालू हुआ था, तो भारतीयों को एक नई नई तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। तो जब ऐसा प्राप्त करने का अवसर मिला, तो फिर यहाँ पर एक नया विकास हुआ था। और फिर जब शिक्षा का विकास हुआ, यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा का विकास हुआ था। खेती का जो पहले धीरे-धीरे कम हो रहा था, वो खेती का विकास हुआ था, यानी कि कृषि व्यवस्था यहाँ पर फिर से ट्रैक पर आने लगी थी। तो आज के क्लास में हमने समझा कि 18वीं सदी में अंग्रेजों के प्रभाव से त्रस्त होकर विद्रोह, कौन-कौन से विद्रोह किए गए थे और उस विद्रोह के बाद क्या-क्या परिणाम निकले थे। ये आपको बताने का प्रयास किया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये विद्रोहों को आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में पूछता है, जैसे दे देगा 4 विद्रोह और बोलेगा कि इसका जो क्या है, वो टाइम पीरियड क्या है, उसके अनुसार से इसको सजाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक बताएँगे। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपने ये पढ़ते रहिए और फिर अच्छे से याद करके इसको अपना क्लास जो है जारी करते रहिए।